हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम बैक। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो कोर्स है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ये बीटेक फर्स्ट ईयर का कोर्स है। कुछ जगहों पर फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाया जाता है, कुछ जगहों पर ये सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स होता है। और जहाँ तक कि किस यूनिवर्सिटी के लिए है, तो लगभग लगभग भारत की सभी यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्स चल रहा है। AICTE के जो भी AICTE को फॉलो कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़, जो उससे मान्यता प्राप्त है या जो उसके साथ एसोसिएटेड हैं, उन सभी जगहों पर, इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी अपने फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक कोर्स रखती हैं। तो ये कोर्स है पूरी तरह से यूट्यूब पे अवेलेबल है, सारे लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंसिव हैं, इसलिए कि हमारा मकसद है कि एक स्किल है जो इस सब्जेक्ट की, वो आपके पास डेवलप हो जाए। इसके अंदर फिजिक्स भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, इसके अंदर तमाम तरह के खूबसूरत कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, पूरी तरह से फ्री है। नोट्स मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ कि आप अपने खुद बनाइए, लेकिन फिर भी बच्चों की मांग रहती है और अभी भी है कि सर नोट्स दे दीजिए। तो बहुत जल्दी मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा कि मैं नोट्स कैसे दे रहा हूँ, कहाँ दे रहा हूँ, किस तरह से दे रहा हूँ, आप उनको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे प्रिंट कर सकते हैं और कैसे उनका आप उपयोग कर सकते हैं। वो चीज़ें मैं आपको समय के साथ बता दूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए उसको हम होल्ड पे रखते हैं। एक बालक का एक रिक्वेस्ट थी कि सर बोर्ड पर दिखता नहीं है साफ साफ, और डेफिनेटली इट्स ग्रीन बोर्ड, और हो सकता है कि इसके लिए हम यूज टू नहीं हैं। आज स्मार्ट बोर्ड का ज़माना है, ब्लैक बैकग्राउंड पर उस तरह का है, तो वो तो अभी तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, फ्रैंकली स्पीकिंग, तो अफोर्डेबिलिटी के बाहर है। सो अब कोशिश ये रहेंगी थोड़ा सा डार्क लिखेंगे, जब वीडियो एडिट कर रहे होंगे थोड़ा सा कंट्रास्ट चेंज कर देंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करेंगे। और अगर आप मोबाइल को ऐसे देखते हो तो आपको छोटा दिखेगा, लेकिन अगर आप उसको लैंडस्केप फॉर्म में कर दो, फुल स्क्रीन कर लोगे, तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉपर दिखेगा उसके अंदर। फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा इसको कि आपको ज़्यादा इसकी विजिबिलिटी हो। तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, पिछले बार हम लोगों ने क्या कहा था। हमने बात की थी कि तीन तरह के वेरिएबल हैं, करंट, वोल्टेज, करंट और पावर, जिनको कि हम सर्किट में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिक वेरिएबल के रूप में देखेंगे। मतलब इनके टर्म में ही अपनी सारी बातें करेंगे। इसमें भी अगर हम बात करें तो इसके दो साइन हो सकते हैं, इन करंट के भी साइन हो सकते हैं और इस वजह से पावर के भी हमारे साइन होंगे। तो एक पैसिव साइन कन्वेंशन है कि अगर आपके पास कोई सर्किट एलिमेंट है, इस तरह से उसके अंदर दो टर्मिनल्स हैं, इसको आपने प्लस लिया, इसको माइनस लिया, इसको ए लिया, इसको बी लिया, तो आप वी ए बी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक करंट डिफाइन करेंगे, करंट इनवर्ट जा रही है, तो यहाँ पर करंट क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर वोल्टेज क्या है, वोल्टेज भी आपका पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर केस में। अगर हम इसको ऐसा कर दें, यहाँ रखें, इसको हम माइनस कर दें, इसको प्लस कर दें, तो ये वी बी ए कहा जाएगा, इसका उलट गया। लेकिन आप अगर इसको चाहते हो कि नहीं हम वी ए बी लिखें, तो अगर आप वी ए बी लिखोगे तो आपको यहाँ पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ चीज़ें पलट दी हैं। तो बी के रिस्पेक्ट में ए देखा गया है, यानी कि जो बी के रिस्पेक्ट में ए देखा जाता है तो वी बी ए है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम ए के रिस्पेक्ट बी देखें, तो आप इसको पलट दो, मतलब इसको आप प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दोगे तब ये सही होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको पलटना पड़ेगा, तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ये यूज करते हैं। और हमने एक चीज़ और बताया था आपको कि जो पावर होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो P इज़ बेसिकली V टाइम I, ये हमारा रूल है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ये है कि अगर V प्लस है, V पॉजिटिव है, I अगर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब P हमेशा पॉजिटिव होगा। V अगर पॉजिटिव है, I निगेटिव है, तो पावर निगेटिव होगा। V अगर निगेटिव है, I, तो ये भी निगेटिव होगा। और V अगर पॉजिटिव है, V अगर निगेटिव है, I भी निगेटिव है, तो आपका पावर पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ ली थी, जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। अब जरा समझे कि इनका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय P नेगेटिव एंड P पॉजिटिव। पावर इज़ व्हाट, पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो कि हम यहाँ पर कह रहे हैं। तो पावर इज़ समथिंग dW/dt, मूल रूप से यही इसकी परिभाषा है। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये निगेटिव है, तो मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ निगेटिव। याद करो आप लोगों ने मैकेनिक्स में वर्क को भी दो तरह से
पढ़ा है। वर्क भी पॉजिटिव होता है, वर्क निगेटिव होता है। वहाँ पर ये होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है या वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, दो चीज़ें यहाँ पे कही जाती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ इस पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारा जो पावर है वो पॉजिटिव है, अगर पावर पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सिस्टम है उसको जो कुछ भी एनर्जी दी जा रही है वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। जैसे हमने कहा कि आपको पैसा दिया गया और आपने उस पैसे को यूटिलाइज कर लिया, एक तरह से लोन ले लिया आपने, तो आपने उसको एब्जॉर्ब जो किया, इसको हम सर्किट के केस में पॉजिटिव पावर की तरह से कहेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, ये भी एक तरह का कन्वेंशन है कि अगर P जो कि टाइम डिपेंडेंट हो सकता है वो अगर पॉजिटिव है तो दिस सोज दैट कि आपका जो एलिमेंट है वो कैसा एलिमेंट है? आपका एलिमेंट एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है। याद रखना हमेशा, पावर अगर पॉजिटिव है तो आपका एलिमेंट एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है। लेकिन अगर पावर का साइन निगेटिव आ रहा है तो उसे हम कहेंगे जनरेटिंग एलिमेंट, यानी कि वो एक तरह से आपको वो उल्टा जैसे जैसे एक पॉजिटिव पावर का मतलब है कि सोर्स सिस्टम को, डिवाइस को एनर्जी दे रहा है, पॉजिटिव पावर। नेगेटिव पावर का मतलब है कि सिस्टम वापस से सोर्स को एनर्जी दे रहा है, उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई। तो जैसे बैंक और कंज्यूमर, बैंक ने कंज्यूमर को पैसा दिया, कंज्यूमर ने उस पैसे को एब्जॉर्ब कर लिया, पॉजिटिव पावर। लेकिन दूसरी स्थिति क्या है? फिर उस कंज्यूमर ने बैंक को वापस से पैसे दिए, दिस इज रिटर्निंग, कि वापस वाली जो बात है इसको हम इस टर्म से दिखाते हैं। तो पॉजिटिव पावर इसका मतलब है एक व्यक्ति एक तरह से लोन ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है पैसा, हो सकता है उससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहता हो, बिजनेस खड़ा करना चाहता हो। और नेगेटिव पावर का मतलब है बैंक उस व्यक्ति से वापस पैसा ले रहा है। अब इस मतलब एक रफ बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल तो मैं नहीं कहूँगा, बट इट्स काइंड ऑफ एग्जाम्पल जहाँ पे आप इसको सोच सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो अब एक चीज़ यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए कि अगर ये एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है आपका और जनरेटिंग एलिमेंट है तो दोनों तरह की स्थितियाँ हो सकती हैं। हम ऐसे सर्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें से कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो कि पॉजिटिव वैल्यू के साथ होंगे, कुछ पावर की पॉजिटिव वैल्यू के साथ होंगे, और कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो पावर की निगेटिव वैल्यू के साथ होंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को लिख लें, इन एनी सर्किट द पॉजिटिव पावर साइन रिप्रेजेंटेड द absorbing nature of element and negative power value represented the generating energy generating, एक तरह से कह रहे हो, energy generating nature of the element। और फिर आगे हम कहेंगे कि किसी एक सर्किट की बात करें तो किसी सर्किट के अंदर इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो पावर को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, यानी उनके लिए पी की वैल्यू प्लस होगी। कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो पावर को जनरेट कर रहे होंगे, निगेटिव वैल्यू के होंगे। लेकिन पूरे सर्किट में टोटल पावर का जो सम है इट विल ऑलवेज बी जीरो। एक तरह से हम कह सकते हैं पूरे सर्किट में अगर कुछ हिस्से पावर के लिए प्लस वैल्यू रख रहे हैं तो कुछ हिस्से माइनस वैल्यू रखेंगे, कुछ इस तरह से कि पूरे सर्किट में जो नेट पावर का चेंज है या जो नेट पावर है दैट विल ऑलवेज बी जीरो। तो इस चीज़ को भी आप लिख सकते हैं, इसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसको मैं एक स्टेटमेंट के तौर पर बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट लिखिए, एक कॉन्सेप्ट लिखिएगा कि फॉर एनी गिवन सर्किट, कॉन्सेप्ट लिखें, फॉर एनी गिवन सर्किट there must exist some elements, for any given circuit there must exist some element with p function of t positive and some elements have p function of time negative, but for complete cycle
देयर मस्ट एग्जिस्ट अ कंडीशन कि सम ऑफ ऑल द पावर फॉर द सर्किट इज ऑलवेज जीरो, बट फॉर अ कंप्लीट सर्किट देयर मस्ट एग्जिस्ट द कंडीशन, इस तरह की कंडीशन वहाँ पर हर हाल में एग्जिस्ट करेगी। अब एक अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी लिख लें, एक इम्पॉर्टेंट टिप है जो उसको आप लिख सकते हो, लिखेंगे व्हेन सर्किट डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड, लिखेंगे व्हेन सर्किट डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड पावर कैन एंटर और लीव द सर्किट, when electrical devices are interconnected power can enter or leave, छोड़ सकती है, power can enter or leave the circuit via current I and voltage V, via current I and voltage V. Therefore in the circuit some element absorb power and some may deliver power, and some may deliver power, but the sum of power in all the elements is always zero, is always जीरो। और ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है हमारे सामने, क्योंकि इसकी सहायता से हम किसी भी समय अपने मैथमेटिकल मॉडलिंग की वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। मतलब ये जो कहना है, ये जो कंडीशन है किस तरह से हमारे काम की होगी कि मान लो हमने सर्किट बनाया, उसमें हमने बहुत सारा पावर और सब कैलकुलेट किया अलग अलग एलिमेंट का, किसी का प्लस, किसी का माइनस, किसी का कुछ ऐसे आ रहा है। अब हम सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी मैथमेटिक्स में कोई गलती कहीं रह गई हो, हम चेक करना चाह रहे हैं। तो अगर चेक करना चाह रहे हो तो आप क्या करो, एक बार जितने भी एलिमेंट है सबके पावर को जोड़ के देखो, इट मस्ट बी जीरो, मतलब जितने प्लस टर्म होने चाहिए उतना ही माइनस टर्म होना चाहिए, सो दैट द होल थिंग बिकम्स सम ऑफ ऑल द टर्म बिकम जीरो, ये जरूरी होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है इट इज़ वेरी यूजफुल टू चेक द मैथमेटिकल मॉडलिंग, द वैलिडिटी ऑफ आवर मॉडल जो कि हम किसी सर्किट के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस कंसेप्ट इज वेरी यूजफुल, दिस concept is very useful in order to checking the mathematical calculations checking the mathematical calculations of mathematical calculations related with the circuit। एक चीज हमने यहां पर आपको दिखाया है कि हम हमेशा जब p लिख रहे हैं तो फंक्शन ऑफ t लिख रहे हैं, यानी कि पावर जो है ये फंक्शन ऑफ t है, t इज द टाइम। व्हाट डज दिस मीन्स, इसका मतलब जरा समझो। आप ऐसे समझो कि आप घर में हो, सुबह सुबह आप नाश्ता कर रहे हो, आपने कंजम्पशन बढ़ाया है, सुबह सुबह तो आपने टीवी ऑन कर दिया, गर्मी का मौसम है एसी ऑन कर दिया, तो इस समय पावर कंजम्पशन जो घर का है वो बढ़ गया। फिर क्या हुआ, शाम दोपहर तक बारिश हो गई, मौसम ठंडा हो गया तो आपने एसी बंद कर दी, तो पावर कंजम्पशन कम हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर इस तरह से फिर कम हुआ, तभी थोड़ी देर बाद मैच शुरू हो गया तो आपने टीवी चला दी, स्पीकर बजने लगे, थोड़ा पावर कंजम्पशन बढ़ा। बारिश होने के बाद उमस बढ़ गई और टीवी भी आप देख रहे हो, बाहर कहीं जाना नहीं था तो पावर कंजम्पशन बढ़ गया। आप ये चीज़ देख रहे हो कि अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की सिचुएशन को यहाँ पर मैप करें तो हम ये पाएंगे कि दिन के ही 24 घंटे का ही समय लो, समय के साथ साथ पावर फिक्स नहीं रहता कि हम एक समान तरह से एनर्जी कंजम्पशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो पावर है ये एक्चुअल में टाइम के साथ बढ़ घट रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम कोई इंटरवल लें, मान लो टाइम t1 ले लिया और हमने एक टाइम t2 ले लिया, तो इस टाइम इंटरवल में जो पावर कंजम्पशन है वो हमें इस कर्व के एरिया से, जो उसके नीचे का एरिया है उससे साफ साफ दिख जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं ना कि कर्व का जो टोटल मैग्नीट्यूड है उसके द्वारा घेरे गए एरिया पे डिपेंड करता है, तो जो पूरा एरिया होगा वो बताएगा कितना पावर कंज्यूम हो रहा है टाइम t1 से t2 के दौरान। अब t1 t2 कुछ भी हो सकता है,
हो सकता है दोपहर के 12 बजे से शाम के 4 बजे हो सकता है सुबह के 10 बजे से 12 बजे तक का हो, या सुबह के 10 से शाम के 4 हो, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि प्रैक्टिकली आइडियली आपने लिख दिया P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है, लेकिन वोल्टेज अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंगली करंट भी टाइम के साथ अगर चेंज हो रही है, तो उसी हिसाब से पावर भी टाइम के साथ चेंज होगा। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि हम एक और मैथमेटिकल कंडीशन के बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि प्रैक्टिकली द पावर कंजम्पशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Practically the power consumption changes with respect to time, that is P is function of time with respect to time, यानी कि P is function of time T, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि सो Vt is equal to this is T I अगर हम I स्मॉल ही ले लें, I फंक्शन ऑफ T, तो आप पावर भी फंक्शन ऑफ टी है, वोल्टेज फंक्शन ऑफ टी है, करंट भी फंक्शन ऑफ टी है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि टू कंसीडर, ऐसे लिखेंगे, टू कंसीडर द एवरेज पावर कंजम्पशन over time period t, और t क्या हो सकता है, t2 माइनस t1 में गिवन एज p एवरेज इज, एवरेज कैसे निकालोगे? एवरेज निकालने के लिए आपने देखा कि जो पावर था, अब p एवरेज है तो पावर फंक्शन ऑफ t था, वो dt टाइम में किस तरह से चेंज हुआ, और dt कहाँ से ले रहे हो, t1 से लेकर के t2 तक। तो पावर का चेंज देख रहे हो एक गिवन टाइम इंटरवल में, और वो गिवन टाइम इंटरवल t1 शुरू होता है, t2 पे ख़त्म होता है। क्योंकि एवरेज ले रहे हो तो आपको t से डिवाइड कर देना पड़ेगा यहाँ पर। इसका मतलब है कि जो p एवरेज है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/t फंक्शन ऑफ t1 टू tt, p फंक्शन ऑफ t dt, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p एवरेज इज 1/t t1 से लेकर के t2 v फंक्शन ऑफ t i फंक्शन ऑफ t dt। दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है हमारा, इस तरह से हम फॉर्मुलेशन यहाँ पर कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से पावर के बारे में हमारे पास बातचीत हो गई है, और हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव पावर जो होता है वो एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉजिटिव पावर का मतलब है जब वोल्टेज और करंट दोनों एक ही दिशा में हो। अगर वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट पॉजिटिव है तो आपका जो डिवाइस होगा वो ऐसा होगा जो कि पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। वही दूसरी तरफ अगर इसमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ऐसी स्थिति में हमारा जो डिवाइस होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो एलिमेंट है, वो कैसा होगा, वो डिलीवर कर रहा होगा, पावर को डिलीवर कर रहा होगा। तो ज़रा इस चीज़ को हम समझ जाएं एक बार फिर से। इस चीज़ को अगर आप समझ गए होगे तो इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। लेट मी डिफाइन, अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट की तरफ। तो आप खुद देखो, अगर हम यहाँ पे कहें ये करंट है और ये वोल्टेज है, करंट वोल्टेज है, तो जब करंट पॉजिटिव होगी, वोल्टेज पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर P क्या होगा, P हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। वैसे ही वोल्टेज पॉजिटिव है लेकिन करंट निगेटिव है, तो V प्लस है, करंट माइनस है, यानी कि यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। सेकंड कोऑर्डिनेट जो होगा, सेकंड जो हिस्सा होगा कोऑर्डिनेट, वो निगेटिव होगा। यहाँ पर क्या है, वोल्टेज भी निगेटिव है, करंट भी निगेटिव है, तो लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट जो कि P क्या होता है, V इंटू आई होता है, ये निगेटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। और जब यहाँ आओगे तो आपका जो P होगा, अब से I तो प्लस है लेकिन V माइनस है, तो P आपका निगेटिव हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके इस डायग्राम के अंदर 4 हिस्से हैं। एक हिस्से में प्लस, इसमें P पावर प्लस, इसमें माइनस, इसमें माइनस। अब क्या होता है कि जब हम किसी डिवाइस की VI कर्व खींचते हैं, VI कर्व मतलब होता है वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक,
मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ खींचते हैं। अब उसमें हो सकता है कभी हम आई को वाई पे रखें, वी को एक्स पे रखें, दैट इज़ ओके। तो आप देखते हो कि अगर किसी डिवाइस का पॉजिटिव, अगर किसी डिवाइस के लिए वी आई कर्व इस एक्सिस में है, मतलब इस क्वाड्रेंट में है या इस क्वाड्रेंट में है, तो हमेशा उसके लिए P पॉजिटिव होगा। तो कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक आप खींचिए, और वी आई कैरेक्टरिस्टिक आप खींच रहे हैं, और वी आई कैरेक्टरिस्टिक खींचते समय उसका जो ग्राफ है वो अगर या तो इस एक्सिस में हो या इस एक्सिस में हो, तो इसका मतलब है उसके लिए पावर हमेशा पॉजिटिव होगा। और पावर हमेशा पॉजिटिव होने का मतलब है कि वो जो एलिमेंट होगा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला एलिमेंट होगा, वो हमेशा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो ऐसे एलिमेंट जिनके लिए P हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी जिनका नेचर एब्जॉर्बिंग नेचर का होता है, उनको हम क्या एलिमेंट कहते हैं? उनको हम नाम देते हैं पैसिव एलिमेंट। यहाँ से आपको एक परिभाषा मिल रही है, तो पैसिव एलिमेंट। तो इस कोऑर्डिनेट में अगर एक्सिस, इस हिस्से में अगर वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है, अपना रोल प्ले करता है, तो वो पैसिव एलिमेंट होता है। ऐसे यहाँ पर भी अगर उनकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ इस एक्सिस में है, तो वो कैसा होगा? वो आपका पैसिव एलिमेंट कहलाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो एक्टिव एलिमेंट होंगे, उनके जो ग्राफ होंगे वो इस जनरेटिंग वाले हिस्से में जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम पैसिव एलिमेंट की एक बहुत ही शुरुआती टच करती हुई डेफिनेशन को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पैसिव एलिमेंट ऐसे होते हैं जो हमेशा एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, इसमें एक समस्या, एक हम बात कर सकते हैं कि क्या ऐसे एलिमेंट हमेशा एब्जॉर्ब करते हैं? कभी भी वो रेडिएट नहीं कर सकते, कभी वो जनरेट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा और जनरलाइज कर सकते हैं अपनी डेफिनेशन को। हम ये कह सकते हैं कि कोई जो पैसिव एलिमेंट होते हैं वो एब्जॉर्ब के मतलब एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं, जनरेटिंग उनकी नेचर बहुत कम होता है। जैसे अगर हम कहें कि किसी एलिमेंट ने किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ये बार अगर उसने एब्जॉर्ब किया अपने लाइफ टाइम में, उसने इतनी एनर्जी को एब्जॉर्बेशन उसमें हुआ है, तो जो कभी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर उसने एमिशन किया भी होगा तो वो उसकी एब्जॉर्बशन की तुलना में हमेशा बहुत कम रहा होगा। ये एक और जनरल डेफिनीशन हो जाती है, ये बहुत ही जनरल डेफिनेशन है। तो इस तरह से, लेकिन फ़िलहाल अभी इस लेवल पर, जबकि आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो, समझने के लेवल पर आप एक्टिव पैसिव की बात कर रहे हो, तो हम केस के अंदर केस नहीं डिस्कस करेंगे, स्पेशल केस आपके साथ नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि मेन कॉन्सेप्ट की चीज़ें रह जाती हैं और ये स्पेशल केस ही रह जाते हैं दिमाग में, और लगता है कि बस शायद एक्टिव की डेफिनेशन में कहीं पैसिव की डेफिनेशन ना हम लिख दें। तो आप इस डायग्राम को हमेशा याद रखो। इस डायग्राम में आप देखो कि अगर आपको एब्जॉर्बिंग नेचर की बात करनी है एलिमेंट की, तो आप इस तरह से पैसिव एलिमेंट को आप डिफाइन करोगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पावर को लेकर के। पावर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं, और उन एग्जाम्पल के थ्रू आप एक बार टेस्ट कर लीजिए कि कौन सा एलिमेंट किस सिचुएशन में पॉजिटिव पावर को रिप्रेजेंट करेगा और किस सिचुएशन में वो नेगेटिव पावर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लें हमारे पास एक एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है, इसके दो नोड हैं, दो हिस्से हैं, एक ये है एक ये है, ए है बी है। हमने यहाँ पर प्लस डिफाइन किया, हमने यहाँ पर माइनस डिफाइन किया, ये प्लस यहाँ भी है, ये माइनस यहाँ भी है। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि इसके दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल कितना है? 4 वोल्ट का है, और इसमें जो करंट है वो है 2 एम्पियर की। एक सिचुएशन ये है। एक और सिचुएशन है उसी एलिमेंट के लिए, यहाँ पर हम ये माने कि ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पर 4V है, और हमने कहा यहाँ पर 2 एम्पियर की करंट है। करंट इस तरह से है। और तीसरी सिचुएशन हम यहाँ पर ये कहते हैं, सिचुएशन हमारे पास ये है कि सेम एलिमेंट है, सेम सिचुएशन है, ए है बी है, करंट हमारी 2 एम्पियर की है, और हमने यहाँ पर जो वोल्टेज डिफाइन किया है वो -4 वोल्ट का इस तरह से है। 3 सिचुएशन हम यहाँ पर मान रहे हैं। तो जरा देखिए यहाँ पावर कितना होगा। यहाँ पावर जो होगा, वोल्टेज यानी कि +4, करंट यानी +2 है। +2 है क्योंकि ये जो प्लस टर्मिनल है उससे ये एंटर कर रही है। अब भाई ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस से ऐसे एंटर कर रही है सर्किट के अंदर, तो ये पैसिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब +4 और आपके पास
+2 एम्पियर, तो यानी 8 वॉट, भाई वोल्ट इंटू एम्पियर जो होगा वो वॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए ये प्लस में है, इसका मतलब है कि ये एलिमेंट कैसा होगा, ये एलिमेंट जो होगा वो एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, एक पैसिव एलिमेंट है। इसके ऊपर बात करें, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ करंट उल्टा बह रही है, तो इस केस में आपका जो है ये तो हो गया प्लस वोल्ट और ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -8 वॉट। माइनस साइन लग गया, माइनस साइन लगने का मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ये एक्टिव एलिमेंट होगा, क्योंकि ये डिलीवर कर रहा होगा पावर। ये सिचुएशन सोचो, इस सिचुएशन में क्या है, आपकी करंट तो पॉजिटिव है क्योंकि प्लस टर्मिनल की तरफ है, लेकिन ये जो माइनस साइन है इसको अगर आप करोगे तो ये -8 वॉट देगा, और ये भी आपका एक ऐसे एलिमेंट की बात कर रहा है जो कि जनरेटिंग एलिमेंट है, जो कि पावर को जनरेट कर रहा है। तो इस तरह से हम अपने सर्किट के अंदर कुछ डिवीजन कर सकते हैं, पावर के बेसिस पर हम अपने एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। ये एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है जिसको हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। जैसे अगर हम कहें एक बैटरी केस में बात करें, आज हमारे पास रिचार्जेबल बैटरी हैं, तो एक बैटरी जब चार्ज हो रही होती है तो उस समय वो क्या करती है, वो पावर एब्जॉर्ब करती है, तो उसके लिए P जो होगा उसमें पॉजिटिव होगा। और एक बैटरी जब चार्जिंग से हट जाती है, अपना काम कर रही होती है और डिस्चार्ज कर रही होती है, तो ऐसे केस में पावर डिलीवर कर रही होती है, जिसको कि हम निगेटिव वैल्यू देंगे। तो हमारी जो चार्जिंग बैटरी है वो एक पर्टिकुलर केस में चार्जिंग दौरान एब्जॉर्ब कर रही है पावर, और डिस्चार्जिंग दौरान मतलब अपनी फंक्शनलिटी के दौरान वो पावर को डिलीवर कर रही है। तो उसके लिए हमारे प्लस माइनस साइन हमेशा चेंज होते रहेंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से है, वो ये है कि आपके पास जितने भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हैं, जो हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाते हैं, सर्किट जो बना रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास जितने एलिमेंट है या सर्किट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कई सारी परिभाषाएं हैं। जैसे हम कहते हैं लीनियर नेटवर्क, हम कहते हैं नॉन लीनियर नेटवर्क, हम कहते हैं बाइलेटरल नेटवर्क, हम कहते हैं यूनिलैटरल नेटवर्क, हम कहते हैं पैसिव नेटवर्क, हम कहते हैं एक्टिव नेटवर्क। तो इनके क्या मतलब है, नेटवर्क की जो वर्गीकरण कर रखे हैं हम लोग इतने सारे तरीके से, इनका क्या मतलब है। तो इन मतलबों को हमें समझना होगा, और इन मतलबों को समझने के लिए हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीनियर एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन लीनियर। ओके, लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड भी आपके पास हो जाते हैं। तो चलिए एक बहुत ही जल्दी से एक क्लासिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का क्लासिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं, और आने वाले क्लासेस में हम उसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से एलेबोरेट भी कर ले जाएंगे। जैसे अगर हम कहें हमारे पास अगर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हैं, हमारे पास अगर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है तो हम इसको कैसे बांट सकते हैं। एक तो है, हमने इसको बांट दिया दो हिस्सों में, एक कहलाता है लीनियर और दूसरा कहलाता है नॉन लीनियर। एक तो ये तरीके से आप बांट रहे हो, एक आप कह सकते हो बाई लेटरल और दूसरा आप कह सकते हो यूनी लेटरल। दो तरह, इस तरह से आप इसको बांट सकते हो। एक आप इसमें कह सकते हो एक्टिव, एक आप कह सकते हो एक्टिव, और एक आप कह सकते हो पैसिव नेटवर्क। और एक और तरीके से हम बांट सकते हैं हमारा लम्प्ड नेटवर्क, और इससे हम बांट सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क। तो ये सारा वर्गीकरण आपको समझना है, लीनियर नॉन लीनियर का, बाइलेटरल यूनिलैटरल का, एक्टिव का पैसिव का, लम्प्ड का, डिस्ट्रीब्यूटिव का। होने वाला क्या है, जब अगर आप इनको एक बार अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आगे आने वाले समय में जब आप कोई आंसर लिखोगे और उस आंसर में आप बाकायदा इसके अंदर इन वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, सो दैट विल इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ आंसर, कि वो एक स्पेसिफिक वोकेबुलरी जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की उसको आप यूज कर रहे होगे, तो उसको आपको यहाँ पर समझना होगा। एक्टिव पैसिव के बारे में अभी मैंने बताया है। जैसे एक्टिव के बारे में क्या है, अगर हमारा नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंदर कोई वोल्टेज सोर्स लगा है, जैसे मैंने बताया आपको कि एक बैटरी है जो कि डिस्चार्ज हो रही है, तो वो एक तरह से पावर को डिलीवर कर रही है, या कोई करंट सोर्स लगा हुआ है जो कि चार्ज हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, वोल्टेज चार्ज डिस्चार्ज हो सकते हैं, तो उनके लिए P- भी हो सकता है, P+ भी हो सकता है।
तो ऐसे अगर कोई कंपोनेंट हमारे नेटवर्क में लगे होते हैं तो उनके लगे होने की वजह से हम उनको एक्टिव कंपोनेंट कहेंगे, एक्टिव नेटवर्क कहेंगे, क्योंकि एक्टिव कंपोनेंट वहाँ लगे हुए हैं। पैसिव का क्या खेल है? पैसिव खेल है अगर आपके पास एक नेटवर्क है जिसमें सिर्फ पैसिव एलिमेंट लगे हैं। अब पैसिव एलिमेंट की बात हम लोग करेंगे अगले क्लास में। जैसे रजिस्टर है, एक पैसिव एलिमेंट है, वो केवल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ऐसा नहीं कि वो एनर्जी डिलीवर कर रहा है सिस्टम को, नेटवर्क को या मेन सर्किट को। वो उससे करंट फ्लो करेगी, जूल इफेक्ट की वजह से उसमें एनर्जी का हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, लाइट के फॉर्म में वो एब्जॉर्ब होगा, कन्वर्जन हो जाएगा किसी और फॉर्म में, इरिवर्सिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। करंट फ्लो करेगी रजिस्टर से, वो हीट हो जाएगा, तो उसकी हीट इरिवर्सिबल रूप से एनवायरनमेंट को चली जाएगी। वो एक तरह से आप कह लो चमकना शुरू कर देगा, तो उसकी लाइट एनर्जी के फॉर्म में उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर की तरफ डिस्पर्स हो जाएगी, लेकिन वो हमेशा एब्जॉर्ब करेगा, वो डिलीवर नहीं करेगा पावर। डिलीवर कौन करेंगे? आपके करंट सोर्स करेंगे, वोल्टेज सोर्स करेंगे। तो अगर आपका नेटवर्क है जिसके अंदर डिलीवर करने वाले एलिमेंट है तो एक्टिव नेटवर्क कहलाएगा, अगर केवल एब्जॉर्ब करने वाले एलिमेंट है तो पैसिव नेटवर्क कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे दो नेटवर्क की बात करूँ, सपोज एक रजिस्टर ऐसे इस तरह से मान लो एक सर्किट हम बना रहे हैं, ये हमारा सर्किट है, इसमें कुछ रजिस्टर हैं R1, R2, R3, R4, R5, एक ये है, एक सिस्टम है। अब मान लो यहाँ हमने कुछ बैटरी बना दी, यहाँ बैटरी बना दी, यहाँ रजिस्टर बना दिया, यहाँ रजिस्टर बना दिया, यहाँ रजिस्टर बना दिया, चलो इतना ही कर दिया। ये रजिस्टर है R1, R2, R3, ये वोल्टेज V है। अब पूछे आपसे, बताइए किस तरह के सर्किट हैं। तो चूंकि यहाँ पर एक सोर्स लगा हुआ है, ये जो सोर्स है जो कि डिलीवर कर रहा है इस सर्किट को, तो ये पूरा हमारा सर्किट है, उसको यहाँ से डिलीवरी हो रही है, तो यहाँ से इसमें पावर इंसर्ट हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो एक्टिव एलिमेंट है, और इस एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से इस पूरे सर्किट को, इस पूरे नेटवर्क को हम एक्टिव नेटवर्क कहेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब करने वाले एलिमेंट हैं, कहीं से करंट आएगी, इतने हिस्से में केवल एब्जॉर्ब ही होगी। तो ये जो हिस्सा है हमारे नेटवर्क का, दैट इज़ ऑफ द पैसिव नेचर। तो ये पैसिव नेचर है, ये एक्टिव नेचर है। इसी तरह से आप जब लंप और डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करोगे तो हम कहेंगे कि भाई मान लीजिए हमने अपने सर्किट में कोई सिग्नल भेजा, अब हम सिग्नल की बात करेंगे, उसकी वेवलेंथ की बात करेंगे, तो उस वेवलेंथ की तुलना में जो सर्किट के एलिमेंट हैं वो साइज का कंपैरिजन हमें करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला हिस्सा होगा, जहां हमें बाइलेटरल, यूनिलैटरल और लंप और डिस्ट्रीब्यूटिव, एक्टिव पैसिव के बारे में बात करनी होगी। हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो इसके सिर्फ डेफिनेशन करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमें बहुत सारे और तरह के तरीके और तरह की चीज़ें पढ़नी है। जब उनको पढ़ेंगे तो हम बार बार इन वर्ड का इस्तेमाल करके वहाँ पर फिर इन चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे। तो बजाय यहाँ हाइपोथेटिकल तरीके से बाइलेटरल, यूनिलैटरल आपको डिफ़ाइन करें, आपको लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटिव डिफ़ाइन करें, तो उसका दूसरा तरीका ये है कि जब हम सच में ऐसे कोई एग्जाम्पल पाएँ अपने आगे कोर्स में, तो वहाँ पर इन चीज़ों को फिर से डिफ़ाइन करेंगे और फिर से उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में इसको देखेंगे कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, परिभाषा के फॉर्म में हम लोग आगे आने वाले क्लास में इस चीज़ को समझ जाएंगे और इसको आपको बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे ये क्लासिफिकेशन जो हमने किया है, इस क्लासिफिकेशन के एक्सप्लेनेशन के बारे में। ओके, चलिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।